चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि मैं लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर जो शिमू है यानी कि इस सीरीज का हमारा मेन कैरेक्टर, वो असल में एक डबल आइडेंटिटी के साथ जीता है। बेसिकली वो फियर्स फिस्ट के नाम से भी इस फैंग सिटी में काफी ज्यादा फेमस है। इसी दौरान वो ब्रदर फैंगली की मदद भी करता है, साथ ही उसे एक मिस्टीरियस पर्सन के बारे में तलाश करने को भी कहता है। इसी दौरान शिमू को पता चलता है कि अगर उसने जल्द से जल्द की स्प्रिट पिल को कंज्यूम नहीं किया तो उसकी जान भी जा सकती है, और अगर उसे वो पिल चाहिए तो उसे 4 हॉल कंपटीशन में टॉप पे आना होगा। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि उसके फादर ने उसके मदर और उसे इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसे भी ये की स्प्रिट पिल चाहिए थी। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम ब्लैक फॉक्स गैंग का सीन देखते हैं जहाँ पर चारों तरफ जश्न मनाया जा रहा था। एक बंदा उठता है और अपने हाथ में जाम के प्याले को लेकर सभी से कहने लगता है कि आज हमारे इस गैंग ने एक और बहुत बड़ी जीत हासिल की है और आज हमारे बॉस भी आप सबसे कुछ कहना चाहते हैं। अभी यहाँ पर जो फैंगली होता है वो खड़ा हो जाता है और सभी से कहने लगता है कि आज अगर हमारी ये ब्लैक फॉक्स गैंग इस हद तक पहुंची है तो आप सबकी मेहनत के नतीजे से पहुंची है। यहाँ पे उसका इतना हम्बल बिहेवियर देखकर उसका जो थर्ड मास्टर है वो कहने लगता है कि बॉस, आपको इतना ज्यादा हम्बल होने की जरूरत नहीं है, आप हमारे लीडर हैं। वैसे भी इन गधों को इतने ज्यादा रिस्पेक्ट की आदत नहीं है, जब तक हमें 2-4 लपेड़े ना पड़े हमारे कान में बात ही नहीं जाती। आप अगर इतने रिस्पेक्ट के साथ हमारे साथ बिहेव करेंगे तो हम शायद एक नंबर के ढीठ और आलसी बन जाएंगे। जिस बस को बॉस हंसता है कि तभी वो बंदा आगे कहता है कि ये सब कुछ बस आपकी वजह से हुआ है। क्यों भाइयों, मानते हो ना कि बस बॉस की वजह से ही हम इस फैंग सिटी के नंबर 1 गैंग बन चुके हैं। इवन कि हमने गोल्डन ड्रैगन गैंग तक को हरा दिया। जिस पे फैंगली बताता है कि ये बस मेरे अकेले की कंट्रीब्यूशन से नहीं हुआ, बल्कि ब्रदर फियर फिस्ट ने भी हमारा बहुत ज्यादा साथ दिया है, तो इसीलिए हमें उसे भी नहीं भूलना चाहिए। अब यहाँ पे सब कुछ अच्छा चल ही रहा था कि तभी जो मेन गेट होता है उसे कोई धमाके के साथ उड़ा देता है और फिर एक मिस्टीरियस पर्सन आता है जो कि कहता है कि ओह, मैंने सुना यहाँ पे फियर फिस्ट मौजूद है। अब यहाँ पे एक मोटा सा बंदा कहता है कि अगर तू है कौन, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमारे इलाके में हमारी मर्जी के बगैर घुसने की। हाँ, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि वही ब्लेड मास्टर है जिसने की गोकुई को भी ठिकाने लगा दिया था। अब ये जो ब्लैक फॉक्स गैंग का बंदा था वो नशे में पूरी तरीके से धुत था और इससे अपने कदम तक संभाल नहीं जा रहे थे, लेकिन धमकियां देखो, इतनी बड़ी बड़ी धमकी, लेकिन ये बंदा सिंगल अटैक से ही इसे निपटा देता है, जो देखकर थर्ड मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सभी को अटैक करने का ऑर्डर देता है। उसका ऑर्डर पाते साथ ही ब्लैक फॉक्स गैंग के सारे बंदे टूट पड़ते हैं, लेकिन ये जो ब्लेड मास्टर था ये काफी ज्यादा स्किल्ड था, सिंगल स्लैश अटैक से ही वो लोगों को निपटा रहा था। अब यहाँ पे हम फैंगली को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि आखिर तुम हो कौन, और साथ ही वो अपने वेपन को भी प्रिपेयर करता है, जिस पे सामने वाला बंदा भी बहुत कूल वे में कहने लगता है कि मैं इस फैंग सिटी का नंबर 1 वॉरियर वांग तियानहाउ हूँ। यहाँ पे थर्ड मास्टर इमीडिएटली उसे कोसते हुए इस पे टूट पड़ता है, लेकिन ये जितना ज्यादा तेजी से आया था उतनी फुर्ती से वांग तियानहाउ उसे उड़ा देता है। जिसके बाद फैंगली और वांग तियानहाउ दोनों के बीच में फाइट होती है। दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे, लेकिन साफ दिख रहा था स्पीड के मामले में वांग तियानहाउ कहीं ना कहीं इस पे डोमिनेट कर रहा था। और फिर एक ऐसा वक्त भी आता है जहाँ पे वो सिंगल अटैक से ही फैंगली को ठिकाने लगा देता है और फिर उसके सिर पे अपना पैर रखते हुए बहुत ही दबंगी के साथ कहता है कि तुम ही हो ना वो सो कॉल्ड बॉस जिसकी चर्चे चारों तरफ हो रहे हैं। तुम खुद को बॉस कहते हो, लेकिन तुम तो मुझे ही नहीं रोक पा रहे हो। आखिर किस टाइप के तुम बॉस हो? हाँ, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जीत के पीछे किसी और का हाथ है। जिस पे फैंगली कहता है कि हाँ, तो क्या हुआ अगर मेरी जीत के पीछे किसी और का हाथ है? वांग तियानहाउ उसका सिर और जोरों से कुचलते हुए कहता है कि आवाज नीचे, जब तक बोलने को ना कहा जाए मुंह खोलना भी मत। तुम इस कंडीशन में हो ही नहीं कि मेरे सामने तो मुंह खोलो। तुम्हारे पास 1 घंटा है, 1 घंटे के अंदर फियर फिस्ट को ढूंढ के लाओ मेरे सामने, और अगर नहीं कर पाए तो तुम्हारा ये जो ब्लैक फॉक्स गैंग है ना, इसे मैं फैंग सिटी से पूरी तरीके से मिटा के रख दूंगा। तभी यहाँ पे जो थर्ड मास्टर यानी कि गाओ युआन है वो यहाँ कहने लगता है कि प्लीज प्लीज हमारे बॉस को कुछ मत करो, मैं बुलाता हूँ। ये कहते साथ ही वो अपने पास से एक तलिस्मान को बाहर निकालता है जिसपे वो कुछ हैंड साइंस को बनाता है और साथ ही उसे जैसे एक्टिवेट करता है तो वो यहाँ पर एक ब्लैक बैट में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो बैट था ये उड़ते हुए सीधा फियर फिस्ट की तरफ जाने लगता है, यानी कि शिमू की तरफ। वहीं दूसरी तरफ हम शिमू को उसके रेजिडेंट में देखते हैं जो कि अभी भी कंफ्यूज था कि यार आखिर मेरे पास इतने सारे पैसे आएंगे कैसे। एक एक पाई पाई मैंने जोड़ लिया, लेकिन मेरे पास अभी भी इतना ज्यादा पैसा नहीं है कि मैं उस आयरन मेथड के लिए हर्ब्स को बाय कर सकूं। वैसे तुम लोगों ने कभी सोचा है कि अगर हमारी ये पूरी दुनिया मान लो दूंगा वर्ल्ड की होती तो तुम क्या बनते? मैं तो ये जो हर्ब्स होते हैं ना, ये जितने भी रेयर हर्ब्स होते हैं इनकी पूरी खेती करती और ऐसे माला माल हो जाती। लिटरली हर दुआ में बस ये हर्ब्स चाहिए वो हर्ब्स चाहिए।
तुम कमेंट में बताना कि तुम लोग क्या करते हैं। सो मूव टू द स्टोरी। यहाँ पे हम देखते हैं कि शिमो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था और बेचारा काफी ज्यादा उदास हो जाता है और मन में कहता है कि यार हमेशा मेरी हालत ये कड़की वाली क्यों होती है। कि तभी उसे अंकल मिंगजोंग का दिया हुआ वो बॉक्स दिखाई देता है। जैसे ही वो उसे ओपन करता है तो कहता है कि शायद इसके अंदर मौजूद इस चीज से मुझे कोई ना कोई रास्ता मिल जाए कि जिसके जरिए से मैं इस मेडिसिन को बाय कर सकूं। कि तभी वो स्क्रोल को ओपन करता है, उसमें उसे कुछ चीजें पढ़ने को मिलती है जिसमें से एक चीज उसका अटेंशन ग्रैब करती है जो था डुअल कल्टीवेशन मेथड, और जिसमें कि आपको एक पार्टनर की जरूरत पड़ेगी जो कि तुम्हारी कल्टीवेशन को इंक्रीज करने में बहुत ही ज्यादा काम आएगी। अभी यहाँ पर जो शिमो होता है वो मन में कहता है कि फिर तो मुझे इसके लिए एक फीमेल कल्टीवेटर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन तुम्हें किसी टाओइस्ट कपल की तरह ही इसे परफॉर्म करना होगा। अभी ये सुनकर शिमो कंफ्यूज होता है कि आखिर टाओइस्ट कपल की ही जरूरत क्यों पड़ेगी। वो थोड़ा सोचता है कि तभी वो कहता है कि शायद मुझे टीचर से इसके बारे में पूछना चाहिए, पर तभी वो कहता है कि फिलहाल इसे जाने देते हैं, मुझे मेरे आयरन रिफाइनिंग मेथड पे फोकस करना चाहिए। अब वो यहाँ पर उस मेडिसिन की जगह किसी और दूसरी चीज को ढूंढने लगता है ताकि वो उसे रिप्लेस कर पाए। कि तभी उसे पता चलता है कि जो फैंग सिटी का माउंटेन है वहाँ पर ट्रिंचुला नाम का एक ऐसा जीव मिलता है जो कि रेयर हर्ब्स को ढूंढने में माहिर होते हैं। अभी यहाँ पर जो शिमो है उसे फाइनली एक रास्ता तो मिलता है कि जिसके जरिए से वो उन हर्ब्स को खुद ही ढूंढ सके। यहाँ पे वो कहता है कि यार ये स्क्रॉल तो बहुत ही ज्यादा काम का है। कि तभी उसे मिस जोंग की याद आती है और वो कहने लगता है कि न जाने वो फैमिली में इस वक्त कैसी होंगी। कि तभी यहाँ पर वो बैट पहुंच जाता है और वो एक मैसेज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जिसमें लिखा गया था कि जल्द से जल्द ब्लैक फॉक्स गैंग में आ जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। कि तभी हमें वापस से ब्लैक फॉक्स गैंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांग तियान हो कहने लगता है कि चलो चलो 1 घंटा तो हो गया, अब फेयर फिस्ट नहीं आया तो अब मैं तुम सभी को मारना शुरू कर दूंगा। जिसपे थर्ड मास्टर कहने लगता है कि प्लीज ऐसा मत करो, हमें थोड़ा सा और वक्त दे दो। जिस पर वांग तियान हाउ कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों में आऊंगा? हाँ, ये कहते साथ ही उसका मजाक उड़ाता है। पर तभी थर्ड मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो निकालता है अपना डैगर और उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वांग तियान हो उसके हाथ को पकड़ के मड़ोड़ देता है जिससे वो दर्द के मारे छटपटाने लगता है। कि तभी पीछे से फैंगली आकर उस पर अटैक करता है। ये देखकर वो पहले थर्ड मास्टर को लात मार के दूर फेंक देता है और फिर फैंगली को दबोचते हुए कहता है कि ओह, लगता है कि तुम्हारे अंदर अभी भी थोड़ा दम बाकी है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सीधा घुमा के एक जोरदार किक मार के फैंगली को बहुत दूर फेंक देता है और फिर फैंगली फ्रस्ट्रेट होकर कहता है कि अगर तुम किसी को मारना चाहते हो तो तुम मुझे मारो, लेकिन मेरे लोगों को छोड़ दो। जिस पर वांग तियान कहने लगता है कि वाह, मानना पड़ेगा कि तुम में कोई तो बात है। कि तभी वो कहता है कि ठीक है फिर चलो, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं पूरा करता हूँ। ये कहते साथ ही वो अपने वेपन को टाइट करते हुए सीधा उस पर हमला करने के लिए आगे जाता है। वही फैंगली भी उसे बस अपनी तरफ आता हुआ देख रहा था। कि तभी वांग तियान फील करता है कि उसकी तरफ एक बहुत ही पावरफुल फोर्स आ रही है और फिर पलक झपकते ही यहाँ पर फेयर फिस्ट आ जाता है और आते साथ ही उसके अटैक को काउंटर कर लेता है, जिस वजह से वांग तियान को पीछे हटना पड़ता है और वो अब बहुत ही क्लोजली फेयर फिस्ट को देखे जा रहा था। वो उसे समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये बंदा है कौन, इसकी टेक्निक भी काफी ज्यादा डिफरेंट है। यहाँ पे फेयर फिस्ट को देखते साथ ही जो फैंगली है उसकी जान में भी जान आती है। कि तभी उसके कुछ लोग भी यहाँ पे आके उसे उठाते और कहने लगते हैं कि मास्टर शुक्र किया, बिल्कुल ठीक है। कि तभी जो शिमो है यानी कि फेयर फिस्ट, वो फैंगली से कहता है कि ब्रदर माफ करना कि मुझे आने में देर हो गई। अब यहाँ पर सभी लोग भी फेयर फिस्ट को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते कि फाइनली वो इन्हें बचाने के लिए आ गया। और यहाँ पे वांग तियान कहने लगता है कि ओह, तो तुम हो फेयर फिस्ट। अब शिमो के पास खड़ा बंदा बताने लगता है कि ब्रदर फेयर फिस्ट, असल में ये वांग तियान है जो कि वांग ब्लड लाइन फैमिली से बिलोंग करता है और जो वांग फैमिली है ये मिलिट्री मार्शल आर्ट से बिलोंग करती है, तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वांग है वो भी यहाँ पर बहुत ही ठाट के साथ अपने उस वेपन को जमीन पे मारता है और दिखाता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। इसकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि उसके अंदर कितना ज्यादा एटीट्यूड है। अभी यहाँ पे हम शिमो को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि तुम्हारा रेपुटेशन इतना ज्यादा है और इतनी बड़ी रेपुटेशन के साथ तुम एक छोटी सी गैंग को परेशान क्यों कर रहे हो? जिसपे वांग तियान का इतना पैथेटिक रीजन सुन के तुम्हें भी गुस्सा आएगा। वो कहता है कि मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और ताकतवर लोगों को कुछ भी करने के लिए रीजन की जरूरत नहीं पड़ती, और वैसे भी अब जबकि तुम यहाँ पर हो तो मुझे इन कमजोरों के मुंह लगने की जरूरत नहीं है। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर अपने स्पेयर को प्रिपेयर करता है और उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि चलो देखते हैं कि तुम मेरे पहले स्ट्राइक से बच पाते हो या नहीं। और यहाँ उसका जो स्पेयर होता है ये फ्लेम को रिवील करता है, जिसके साथ ही वो यहाँ जो शिमो है उस पे टूट पड़ता है। शिमो भी बिना कुछ किए बस उसके अटैक से डॉज करता है और बस शिमो यहाँ पे एक ओपनिंग की तलाश कर रहा था। यहाँ पे वो लगातार उस पे अटैक करता जाता है और शिमो भी उसके हर एक अटैक से काउंटर करते हुए खुद को बचा रहा था। लेकिन तभी वो फील कर पाता है कि वांग तियान अब तक के सबसे खतरनाक दुश्मनों में से एक है। यहाँ पे वो फेंगली और बाकी सबसे कहता है कि इस बार मैं पेमेंट डबल लूंगा क्योंकि इस बार खतरा ज्यादा है। जिस पर फेंगली भी बहुत ही प्राउड वे में कहता है कि ब्रदर फेयर फिस्ट, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, बस तुम इसे हरा दो। अब यहाँ सभी लोग फेयर फिस्ट यानी कि
कि शीमू को चीयर करने लगते हैं और शीमू भी यहाँ पर अपने फेयर फिस्ट अटैक को प्रिपेयर करता है जिस वजह से उसे ये नाम मिला था। अभी यहाँ पे हम वांग तियानहाओ को देखते हैं जो कि हवा में जंप करते हुए ब्लेजिंग फायर स्पेयर टेक्निक का यूज करता है। वहीं दूसरी तरफ शीमू हेवन शेकिंग सिंगल स्ट्राइक नाम की टेक्निक का यूज करते हुए और उसका मुक्का जैसे ही उस पैर से टकराता है तो यहाँ पे एक पावरफुल इम्पैक्ट रिलीज होता है जिससे दोनों ही पीछे खिसके चले जाते हैं और ये देख के दोनों ही हैरान थे। यहाँ पे शीमू कहता है कि तुम इस फैंग सिटी के नंबर 1 मार्शल डिसाइपल होने के बिल्कुल लायक हो। अब यहाँ अपने दुश्मन के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर वांग तियानहाओ भी हैरान था कि तभी वो कहता है कि वैसे तुम भी कुछ कम नहीं हो। अब वो यहाँ पे तेजी से जाता है और अपने पैर को सीधा उसकी छाती पे लैंड करता है, लेकिन यहाँ पे तब तक शीमू ने भी अपने पावर्स को एक्टिवेट करके एक ट्रांसपेरेंट बैरियर को बना दिया था जो देखकर वांग तियानहाओ भी हैरान था कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो अपने पैर को और टाइटली उसके चेस्ट में घुसाने की कोशिश करता है लेकिन वो फिर भी नाकाम हो जाता है। वो ये देख के हैरान था कि शीमू की बॉडी उसके पैर को बहुत इजीली काउंटर कर पा रही थी, यानी कि उसकी बॉडी जो है बहुत ही ज्यादा हार्ड है। अब तभी उसकी चेस्ट के पास से एक गोल्डन कलर की लाइट इमर्ज होने लगती है जिस वजह से वांग तियानहाओ पीछे हट जाता है और वो भी कहता है कि मेरा ये ब्लेजिंग फायर स्पेयर टेक्निक किसी भी चीज को भेज सकता है, यहाँ तक कि एक आयरन बॉडी भी उसके चपेट में अगर आ गई ना तो वो भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो आखिर तुम्हारी बॉडी में ऐसा क्या है। यहाँ पर वो वापस से उसकी बॉडी पे अटैक करता है और एक बार नहीं बार बार लगातार वो अटैक करता है लेकिन फिर भी वो उसकी बॉडी में एक खरोच तक नहीं ला पाता कि तभी शीमू को आता है गुस्सा और अब वो अपने दोनों हाथों से उसके स्पेयर को ही पकड़ लेता है और कहता है कि मेरी स्टोन शैटरिंग फिस्ट जो है वो एक प्योर एक्सटर्नल मार्शल टेक्निक है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। कि तभी यहाँ पर वांग तियानहाओ बार बार उस पर अटैक करता है लेकिन शीमू अपने मन में कहता है कि इस स्टोन शैटरिंग टेक्निक को कोई अगर बंदा परफॉर्म कर रहा है और उसकी बॉडी जो है वो पहले से ही ताकतवर हो तो अगर वो आधी टेक्निक को भी परफॉर्म करे ना तो इसका इफेक्ट डबल हो जाता है, जिसका मतलब होमीज ये है कि अपना जो शीमू है ना इसकी बॉडी नेचुरली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से शीमू जब स्टोन शैटरिंग प्योर मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज कर रहा है तो इसका इफेक्ट भी कई गुना ज्यादा हो चुका है। अब यहाँ पे वांग तियानहाओ पूरी तरीके से पागल हो चुका था। वो यहाँ पर बिना सोचे समझे बस अपने स्पेयर को घुमाता है और उस पर अटैक करता है लेकिन शीमू उसके हर एक अटैक को बहुत इजीली काउंटर कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि इसके सामने कोई बच्चा है जो कि लकड़ी के डंडे से उससे फाइट कर रहा है। कि तभी वो उसे चढ़ाते हुए कहता है कि क्या बस तुम्हारे पास इतना ही है, इतने बेसिक से मूव्स के दम पर तुम यहाँ मुझे हाँकने आ गए। हाँ कि तभी शीमू हवा में जंप करता है और उस पर अटैक करते हुए कहता है कि तुम्हारे पास जो रियल टेक्निक है उसे मुझे दिखाओ, यहाँ पे हम दोनों का वक्त जाया मत करो। जिसे सुनकर वांग को भी अब गुस्सा आता है। वो हवा में जंप करते हुए वापस से अपनी बर्निंग फ्लेम स्पेयर टेक्निक का यूज करता है और तेजी से शीमू की तरफ बढ़ता है लेकिन शीमू उसके स्पेयर को अपने दोनों हाथों से रोकता है। वांग तियानहाओ हैरानी के साथ कहता है कि मैंने आज तक इतनी इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ वाले पर्सन को नहीं देखा और अगले ही पल शीमू उसके स्पेयर को उसके हाथ से खींच के बहुत दूर फेंक देता है, जिसके बाद वो अपने 2 फिंगर्स को पॉइंट करते हुए वांग तियानहाओ की तरफ बढ़ता है और यहाँ तियानहाओ उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर पैनिक करता है और बस उसके हर एक अटैक से डॉज करने की कोशिश करता है क्योंकि इस वक्त उसके हाथ में उसका वेपन नहीं है। वह यहाँ पे कहने लगता है कि इसकी टेक्निक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मैं इससे क्लोज कॉम्बैट में तो एंगेज नहीं हो सकता। कि तभी वो बचते बचाते अपने स्पेयर के पास पहुंच जाता है। ये देखकर शीमू से कहता है कि क्या हुआ, भाग रहे हो। जिस पे वो बंदा हंसता है और कहने लगता है कि अगर मैं अपनी पूरी की पूरी बर्निंग फायर स्पेयर टेक्निक का अगर यूज करूं तो भी मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे जीत पाऊंगा या नहीं, लेकिन हाँ अगर मैं 2 या 3 महीने के लिए और ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करूँ तब शायद मामला कुछ और हो सकता है। ये कहते साथ ही वो अपने पास से पैसों का एक बैग बाहर निकालता है और सीधा फेंग ली की तरफ थ्रो करता है, जो देखकर फेंग ली कहता है कि आखिर इसका क्या मतलब है। जिस पे वांग तियानहाओ कहने लगता है कि इसे मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट समझो और इसे तुम अपने और अपने भाइयों के लिए दवाइयाँ खरीद लेना ताकि उनकी इंजरीज हील हो सके। और इतना कह के वो यहाँ से चला जाता है, जो देखकर थर्ड मास्टर कहता है कि क्या ये एक नंबर का बेवकूफ है, मतलब यहाँ पे खुद लड़ने आता है फिर हमें पैसे दे के भी चला जाता है और कहता है कि अपनी इंजरीज हील करो। वहीं दूसरी तरफ हम यहाँ शीमू को देखते हैं जहाँ पे इतनी ज्यादा मार्शल आर्ट्स का यूज करने की वजह से उसकी हालत खराब हो रही थी और वो कहता है कि अगर ये थोड़ी देर और इस फाइट को कंटिन्यू करता तो शायद मेरी हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती। कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें वो रेजिडेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम मिसेस जोंग को देखते हैं, जहाँ पे वो अपने अंकल वू से हाल चाल पूछने के लिए आई थी। जिसपे अब इसका अंकल कहता है कि इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटीज निभाने की जरूरत नहीं है, हम दोनों ही फैमिली एक दूसरे के काफी ज्यादा अच्छे दोस्त हैं और अब तो तुम वो फैमिली की डॉटर इन लॉ हो, तो इसलिए इतना ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। ये कहते साथ ही वो उसे आगे आने के लिए कहता है। अब मिस जोंग जाके बैठ जाती है कि तभी वो कहने लगती है कि अंकल वू, मैं जानती हूँ कि मेरी फैमिली बहुत बुरे वक्त से गुजर रही है और मुझे लगता है कि मैं वो फैमिली के जो यंग मास्टर हैं उनके लायक नहीं हूँ। तो अंकल वू, अगर आप इस एंगेजमेंट को तोड़ना चाहते हैं तो प्लीज मुझे साफ साफ बता दीजिए, मैं समझ सकती हूँ। तभी यहाँ पे एक सर्वेंट भी उसे चाय पानी देने के लिए आती है और वो भी इनकी बातें बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रही थी। कि तभी अंकल वो बताने लगते हैं कि असल में तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो
हो, मैं ऐसा कुछ भी प्लान नहीं कर रहा। तुम्हारी जैसी एक एलिगेंट लेडी जो कि बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, जिसका बैकग्राउंड इतना अच्छा हो, हमें बिल्कुल ऐसी ही लेडी चाहिए हमारी यंग मास्टर के लिए। वो तो बस हमने अभी तक शादी का दिन फिक्स नहीं किया है। जो सुन के जो मिस सुजोंग है वो थोड़ी अपसेट हो जाती है कि तभी यहाँ पे अंकल वो आगे बताने लगते हैं कि चिंता मत करो, मैं बहुत ही जल्द शादी की डेट फिक्स करने वाला हूँ। और वैसे भी वो फैमिली ऑलरेडी इस मैरिज के लिए अग्री हो चुकी है और हम बहुत ही जल्द एक सर्टेन अरेंजमेंट को तुम्हारे लिए फिक्स करने वाले हैं। जो सुनकर मिस सुजोंग कहती है कि ठीक है फिर अंकल वो मैं यहाँ से जाती हूँ और अब मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। ये कहते साथ ही वो यहाँ से चली जाती है कि तभी उसके जाने के बाद यहाँ पे वो ये आता है जो कि असल में वो फैमिली का यंग मास्टर है और जिसकी कल्टीवेशन बॉडी रिफाइनिंग के 10वें स्टेज पे है। और वो यहाँ पर आते साथ ही अपने फादर की तरफ देखकर कहता है कि एक बात बताइए, क्या आप वाकई में मुझे उस लड़की से शादी करने दोगे, वो जिसकी फैमिली पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, वो लड़की। हाँ, जिस पर उसका फादर कहता है कि तुम्हें थोड़ा सोचना होगा क्योंकि जो जोंग मिंग है वो मेरा पुराना दोस्त था और एक नंबर का बेवकूफ भी, क्योंकि उसने अपने फैमिली की जो सीक्रेट टेक्निक्स है उन सीक्रेट मैन्यूअर्स को किसी और को दे दिया है और वो हमारे लिए बहुत ही काम की चीज है, इसीलिए हमें थोड़े दिन तक इसे बर्दाश्त करना ही होगा। मुझे खुद इतना गुस्सा आ रहा है कि जोंग मिंग ने अपनी स्टूपिड सी लड़की को हमारे पास भेज दिया जिसके ब्लड लाइन की पावर भी अवेकिन नहीं, या फिर मैं ये बोलूँ कि इसके पास कोई ब्लड लाइन ही नहीं। अब यहाँ पे जो उसका बेटा है यानी कि वो कहने लगता है कि पर फादर मैं उससे शादी नहीं करना चाहता, जिस पे इसका फादर कहता है कि चिंता मत करो, सब कुछ वैसा ही होगा, बस ये कि शादी वाले दिन दूल्हा बदल जाएगा। अब ये सुनते साथ ही वो ही होता है, वो इविल स्माइल देते हुए कहता है क्या आप जैसा दिमाग तो किसी के पास हो ही नहीं सकता। तभी यहाँ पर उसका फादर कहता है कि रही बात जोंग फैमिली के उस सीक्रेट मैनुअल की, तो उसके लिए मेरे पास अलग से प्लान्स हैं। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम शीमू को देखते हैं जहाँ पर वो फेयर फिस्ट के भेस में घूम रहा था और वो कहता है कि की सेंसेशन को कॉम्प्रिहेंड करना काफी ज्यादा मुश्किल है और मुझे लगता है कि शायद मुझे जल्द से जल्द उस मिस्टीरियस डुअल कल्टीवेशन मेथड को प्रैक्टिस करना ही होगा। कि तभी यहाँ पर वो अपने ख्यालों में आगे बढ़ ही रहा था कि तभी एक बंदा आता है जो कि उसे कहने लगता है कि आधे महीने के अंदर ही फेयर फिस्ट नाम का एक बंदा इस फैंग सिटी के सारे गैंग से लड़ चुका है। लगता है कि फेयर फिस्ट कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो रहा है। शीमू उसकी बातों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ रहा था कि तभी वो बंदा उसका रास्ता रोकता है और कहता है कि तुम्हारी रेपुटेशन इतनी ज्यादा हो गई है कि तुम तो अब अपने एल्डर्स को भी ग्रीट नहीं करते, है ना शीमू। अब यहाँ पर ये सुनकर शीमू थोड़ा पैनिक करने लगता है और वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने शायद मुझे और समझ लिया है। जिस पर वो बंदा हंसता है और उसके पास से गुजरते हुए कहता है कि शीमू, जिन फैमिली की जो मर्चेंट गिल्ड है वो पूरे के पूरे फैंग सिटी पर नजरें जमाए हैं। ये सुनकर शीमू इमीडिएटली अपने मास्क को उतारता है और कहने लगता है कि फिफ्थ मास्टर मुझे माफ कर दीजिएगा कि मैंने आपको डिसरिस्पेक्ट किया। यहाँ पे जिन फैमिली के जो फिफ्थ मास्टर वो कहने लगते हैं कि आधे साल के अंदर ही तुमने अपने खुद के पावर को इतना ज्यादा बढ़ा लिया है कि तुम्हारे पावर के दम पर यहाँ तुम्हारा अलग नाम है। जिस पर शीमू उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि आप बहुत ही ज्यादा काइंड है, मुझे तो बस कुछ पैसे चाहिए थे ताकि मैं इजीली बॉडी रिफाइनिंग कर सकूं। अब फिफ्थ मास्टर बताने लगता है कि हमने शीकवान विलेज में उन कातिलों पर इन्वेस्टिगेट किया और अभी भी हम उस पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये सुनकर शीमू की आंखें ब्राइट हो जाती हैं और तभी फिफ्थ मास्टर बताने लगते हैं कि अगर जिन फैमिली तुम्हारी मदद करे तो ये इन्वेस्टिगेशन और ज्यादा फास्ट हो सकता है, लेकिन बस तब तक जब तक तुम बिल्कुल अपने पिता की तरह हमारे लॉयल सर्वेंट बन के रहोगे और बिल्कुल अपने फादर की तरह ही तुम्हें 3 बॉर्डर स्टेट में जो जिन फैमिली के अफेयर्स हैं उन्हें हैंडल करना है और बदले में तुम्हें जो कुछ भी चाहिए जिन फैमिली तुम्हें वो सब कुछ प्रोवाइड कराएगी। अब ये सुनकर शीमू को गुस्सा आता है क्योंकि उसे अपने फादर की याद आ जाती है कि कैसे इन लोगों ने उसका भी यूज किया था। फिलहाल वो अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश करता है कि तभी वो ये कहते हुए इसके ऑफर को डिनाई करता है कि मैं अपने फादर जैसा नहीं हूँ, आपके इस ऑफर के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं किसी के भी मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहता। जिस फिफ्थ मास्टर को गुस्सा तो आता है लेकिन वो उसे एक मौका देते हैं और कहते हैं कि तुम इस पे दोबारा सोच सकते हो, इतनी जल्दी जवाब देने की जरूरत नहीं है। ये कहते साथ ही वो यहाँ से जाने लगते हैं कि तभी हम 2 लोगों को देखते हैं जो कि फिफ्थ मास्टर और शीमू की कन्वर्सेशन को सुन रहे थे। कि तभी हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम फिफ्थ मास्टर को देखते हैं जो कि जिन फैमिली का जो जीतियान है उसे की सेंसेशन को कॉम्प्रिहेंड करना सिखा रहे थे। साथ ही वो इसके लिए उसे एक की स्प्लिट पिल भी देते हैं, लेकिन उसकी बॉडी इतना कोशिश करने के बावजूद भी की सेंसेशन को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाती और जिस वजह से यहाँ फिफ्थ मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो बताने लगते हैं कि मैंने लास्ट ईयर भी तुम्हें एक पिल दिया था, इस बार भी तुम्हें दिया, लेकिन फिर भी तुम कामयाब नहीं हुए। जरा शीमू को देखो, 8 साल पहले वो मामूली सा एक लड़का था जो कि गांव से बिलोंग करता था, एक मछुआरे की फैमिली के साथ रहता था और आज देखो वो कहाँ पहुँच चुका है। 8 साल में उसने बॉडी रिफाइनिंग को मास्टर भी कर लिया है, यहाँ तक कि हमारे एंसेस्टर भी उसे एक्नॉलेज करते हैं और अब तो वो प्लान कर रहे हैं कि वो जो 3 बॉर्डर स्टेट्स के सीक्रेट्स हैं वो भी ये सारा मामला शीमू के हवाले सौंपने वाले हैं। अब यहाँ पे जीतियान सवाल करता है कि आखिर ये 3 बॉर्डर सीक्रेट्स क्या है, जिस पर फिफ्थ मास्टर कहता है कि तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं। असल में फिफ्थ
मास्टर उसे नहीं बताना चाहते क्योंकि ये एक टॉप सीक्रेट चीज है कि तभी वो बताते हैं काय कि आहे जो मग तुझ्या यूहान है मागं? उसने भी बॉडी रिफाइनिंग के 7वें लेवल पे ब्रेक थ्रू कर लिया है, लेकिन तुम अभी भी अटके हुए हो। अगर वो तुम्हें सरपास कर सकती है तो भूल जाओ कि तुम कभी काई युआन मार्शल एकेडमी में एंटर हो पाओगे। कि तभी यहाँ पे एक सर्वेंट आकर बताता है कि मास्टर यहाँ पे यंग मास्टर से मिलने के लिए यंग मास्टर वो आए हैं। जिस पर उसका फादर कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि इस लड़के के साथ बिल्कुल मत घूमना, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा वक्त वांग तियान लावलंय के साथ म्हणलं तरी बिताना चाहिए। ढाढाळ अगर आहे वांग विचार. फैमिली की नजरों में तुमने थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट को अर्न किया ना तो तुम्हारे लिए बहुत सुनहरे मौके खुल जाएंगे। अब फिफ्थ मास्टर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, पर फिर वो क्या ही कर सकता था। वो यहाँ पे कहने लगता है कि चलो छोड़ो, एटलीस्ट वो फैमिली एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती है और फ्यूचर में तुम ज्यादा कुछ ना सही लेकिन उनके कनेक्शन के जरिए से थोड़ी बहुत मदद तो हासिल कर पाओगे। लेकिन एक बात जान लो, अगर तुम ऐसे ही प्रोग्रेस करते रहे ना तो तुम फ्यूचर में कुछ खास अचीव नहीं कर पाओगे। ना तुम्हारी बाहर कोई इज्जत करेगा, ना ही जिन फैमिली में कोई तुम्हारी कोई इज्जत करेगा। अब मेरी नजरों से तुम दूर हो जाओ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जीतियान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो फ्रस्ट्रेट होकर यहाँ से जाने लगता है कि तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो वो फैमिली का यंग मास्टर यानी कि वो ही था वो मौजूद था। और अब यहाँ पर जैसे उसकी नजर जिनतियान पे जाती है तो वो समझ जाता है कि अंकल जिन ने इसे वापस से सुनाया है और वो उसे छेड़ते हुए कहता भी है। अब यहाँ पर जैसे ही जिनतियान सुनता है तो वो गुस्से के साथ कहता है कि ये सब कुछ हो रहा है तो बस उस शीमू की वजह से, उसकी वजह से मेरा फादर दिन रात मुझे सुनाता रहता है। अब यहाँ पे वो ये कहने लगता है कि तुम्हें थोड़ा दिमाग से काम लेना होगा। तुम्हें पता है ना कि शिमू जो है वो कंट्री साइड से बिलोंग करता है और मैं जानता हूँ कि वो बहुत ही गंदी ट्रिक्स का यूज करता है, वरना इतना ताकतवर कोई कैसे बन सकता है, वो भी इतने कम उम्र में। ये सुनकर जीतियान काफी ज्यादा कंफ्यूज था। आगे बताता है कि हाँ तुमने सही सुना, अगर तुम्हें उसे हराना है तो तुम रूल्स का हवाला देकर उससे फाइट नहीं कर सकते। अगर तुम ये सोच भी रहे हो कि तुम उसे ताकत में हरा सकते हो तो मैं बता दूं मेरे भाई, तुम उसे कभी भी ताकत के दम पे नहीं हरा सकते। और अगर वो ताकत रूल्स के अकॉर्डिंग हो तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर जीतियान बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो चुका था कि तभी वो ये हंसता है और कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जिसके बाद वो उसके कान के पास जाता है, उससे कहने लगता है कि मेरे भाई अगर तुम्हें उसे हराना है ना तो तुम्हें रूल से हट के कुछ करना होगा। तुम्हें ऐसी ट्रिक्स ऐसी टेक्निक का यूज करना होगा जो कि रूल्स में है ही नहीं, या फिर मैं ये कहूँ कि तुम्हें ऐसी टेक्निक्स का यूज करना होगा जिन्हें की फॉरबिडन स्पेल या फॉरबिडन टेक्निक्स कहा जाता है। और चिंता मत करो, तुम्हारा ये दोस्त वो ये है ना, ये तुम्हारी पूरी मदद करेगा तुम्हारा बदला लेने में। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कहते साथ ही वो ये के फेस पर एक एविल स्माइल देखने को मिलती है, जिसका मतलब ये है कि जैसे इसने सब कुछ ऑलरेडी प्लान करके रखा हुआ है और जिनतियान तो इसके लिए बस एक चारा है। तो होमीज ये पार्ट तो एंड हो चुका है, लेकिन हमने हमारे मेन चैनल पर एक बहुत ही ब्रांड न्यू सीरीज को अपलोड किया है जिसकी स्टोरी और एनिमेशन कमाल की है। तो एक बार जाके उसे चेकआउट जरूर कर लेना और जिसका की लिंक तुम्हें पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा